प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दूरी का सूत्र ज्ञात करना सीखा था और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को सरल किए थे। विभाजन सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है और इस पर आधारित हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हमने मान लिए कि दो शहर हैं ए तथा बी। अब इन दोनों शहरों के बीच में हमको एक पोस्ट ऑफिस का पोस्ट बॉक्स लगाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले ए शहर के निर्देशांक हम मान लेते हैं x1 तथा y1 है, तथा जो बी शहर है हमारा उसके निर्देशांक x2 तथा y2 हैं। अब हम इन दोनों के बीच में एक स्थान पर पोस्ट ऑफिस बॉक्स, बीच में नहीं किसी बिंदु पर हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि वह बिंदु हमारा यह है, इसको हमने यहाँ पर P मान लिया। तो इस बिंदु पर हमें पोस्ट ऑफिस बॉक्स को लगाना है। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x तथा y हैं। तो हमें यह निर्देशांक ज्ञात करना है। बिंदु A से हम x अक्ष पर लंब खींचेंगे तथा बिंदु B से x अक्ष पर लंब खींचेंगे और P से भी x अक्ष पर हम लंब खींचते हैं। और यहाँ पे हमने जो लंब खींचा है उस पर बिंदु हम क्रमशः मान लेते हैं कि यह R, S और T हैं। तो इन बिंदुओं को हम मान लेते हैं कि ये हमारे बिंदु हैं और हम इसी प्रकार से यहाँ से y अक्ष से इस पर लंब खींचते हैं बिंदु A तथा P से। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने AQ लंब खींच दिए PS पे तथा PC लंब खींच दिए BT पर। अब यहाँ हमें दोनों बिंदुओं AP तथा BP के बीच में मान लिए कि ये विभाजन M1 और M2 के रूप में होता है, ये हमने मान के चले। तो यहाँ हमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई देने लगे। सबसे पहला तो समकोण त्रिभुज AQP दिखाई देने लगा और PCB दिखाई देने लगा। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो दूरियां हैं वो कितनी कितनी हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो OR बिंदु के बीच की दूरी है x1 के रूप में है, और इसी प्रकार से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली, इसको हम x के रूप में लेंगे, और ये जो दूरी है T बिंदु तक की, इसको हम लेंगे x2 के रूप में। ये दूरियां ज्ञात हो गई। अब चूंकि हमको R और S के बीच में कितनी दूरी है ये पता करना है, तो यहाँ पे x में से x1 को हम माइनस कर देते। तो ये जो मान प्राप्त हो रहा है x में से x1 को माइनस करने पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से ये जो ST के बीच में दूरी है x2 में से x को माइनस करने पर हमें पता चल रहा है कि इसका मान x2 माइनस x होगा। तो ये इसके समानांतर AQ है RS के, तो ये जो है इसका मान x माइनस x1 होगा, और ये मान जो है x2 माइनस x1 PC का होगा, x2 माइनस x। तो ये हमने देख लिया कि इनके बीच की दूरियां हमें पता चल गई। अब यदि हम ये वाली दूरी पता कर लें PC और BC की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसा कि हमने यहाँ पे दूरियां निकाले हैं, तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी y1 के बराबर और ये y के बराबर होगी। तो ये जो मान आएगा हमारा y में से y1 को घटाने पर आएगा। इसी प्रकार से ये जो मान आएगा, ये चूँकि y2 है और यहाँ से हम यदि y को घटा देते हैं तो हमें ये BC के बीच की दूरी ज्ञात हो जाती है। तो अब बच्चों यहाँ पे आपको दो समरूप त्रिभुज दिखाई देने लगे। सबसे पहला त्रिभुज AQP है या PAQ, इसको हम पढ़ लें। ये दूसरा त्रिभुज है BPC। यहाँ पे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब जब समरूप त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। समरूप त्रिभुजों की समरूपता के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में अनुपात में बराबर होंगी। अब यहाँ पे जो अनुपात है, जैसे हम बात करें PA और BP, इन दोनों का अनुपात, ठीक, और यहाँ पे AQ और PC का अनुपात लेंगे। इसी प्रकार PQ और BC का अनुपात आपको लेना होगा। तो जैसे ही आपने ये अनुपात लिया, यहाँ पे हम मान रख लेते हैं। तो यहाँ पे PA का मान आप देख रहे हैं M1 प्राप्त हो रहा है, M1, और BP का मान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यह M2 के बराबर है। इसी प्रकार से AQ का मान आपको x माइनस x1 के रूप में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे PC का मान आपको x2 माइनस x के रूप में दिखाई दे रहा है। और PQ आप देख रहे हैं यहाँ पे y माइनस y1 के रूप में है, और इसी प्रकार से जो BC है वह y2 माइनस y के रूप में है। तो इस प्रकार से हमने अनुपातों का मान यहाँ से ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इनकी आपस में तुलना करेंगे। जैसे इन दोनों की तुलना कर दें और इन दोनों की तुलना कर दें। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करें। इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपको त्रिगुणा करना होगा।
तो जैसे ही आप त्रियक गुणा करते हैं यहाँ पे m1 x2 माइनस एक्स बराबर m2 x कोष्टक में x माइनस x1। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो इसे आप लिखेंगे m1 x2 माइनस m1 x बराबर m2 x माइनस m2 x1। अब आप x वालों को एक तरफ पक्षांतर कर लें। तो जैसे ही आपने x वालों को एक तरफ पक्षांतर किया और तो देखते हैं हम यहाँ पे जैसे ये m2x है तो इस तरफ पक्षांतर करके ले आए, या m1x को उधर पक्षांतर कर दें तो यहाँ पे हम m2x की तरफ क्या करें, m1x को पक्षांतर कर दें तो प्लस में चला जाएगा और ये m2x1 इधर आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे m1x2 माइनस का प्लस हो जाएगा और m2x1 लिखा जाएगा। यहाँ से हम x को उभयनिष्ठ कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने उभयनिष्ठ किया यहाँ पे बचेगा m1 प्लस m2 उभयनिष्ठ लेने पर, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है m1x2 और m2x1। तो इसको हम लिख लेते हैं m1x2 प्लस m2x1। अब आप यहाँ से पक्षांतर कर दें m1 प्लस m2 का इसके बटे में, तो ये हमारा x का मान मिल जाएगा। तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, m1x2 प्लस m2x1 और m1 प्लस m2 का यहाँ पे बटे में पक्षांतर होगा तो ये m1 प्लस m2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम x की निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको x के निर्देशांक आपको यहाँ से मिल गए। तो आपने ये x के निर्देशांक विभाजन सूत्र के रूप में जो हमारा P बिंदु है उसमें हमारा भुज मिल गया। अब हम कोटि की बात करेंगे तो हमको इसके लिए कोटि के लिए हमको यहाँ पर m1 बटे m2 तथा y माइनस y1 बटे y2 माइनस y का अनुपात की तुलना करनी होगी। तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं m1 बटे m2 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। हम m1 का गुणा कर देते हैं यहाँ नीचे, और यहाँ से m1 तिर्यक गुणा करने पर m1 y2 माइनस y प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे m2 का गुणा कर दें तो यहाँ से होगा y माइनस y1। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, m1 का यहाँ गुणा करेंगे, m2 का यहाँ करेंगे, तो इससे ये होगा कि m1 y2 माइनस m1 y प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे m2 y माइनस m2 y1 प्राप्त होगा। अब हम y वाले पक्ष को एक तरफ कर लें तो ये y वाला पक्ष उधर चला जाएगा, तो ये m2 y और ये माइनस का क्या होगा प्लस, तो m1 y हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसको हम m2 y1 लिखेंगे। और यहाँ से हम m2 और m1 हैं, y को कॉमन कर लें तो y को कॉमन करने पर यहाँ पे हमें y के निर्देशांक मिल जाएंगे m1 प्लस m2 के रूप में, और इसके बटे में हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे, जैसा कि यहाँ पे किया था वैसे ही हम यहाँ पे m1 प्लस m2 को पक्षांतर कर देंगे। तो हमारा जो y का निर्देशांक है वह हमें ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे y के निर्देशांक इस रूप में ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा विभाजन सूत्र निकल के आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से हमने अंतः विभाजन की स्थिति में कोई बिंदु P लेते हुए दो बिंदुओं के बीच में कोई अंतः बिंदु P ले लिया और उसके निर्देशांक ज्ञात किए हमने x और y के रूप में। तो x और y के मान हमें क्या प्राप्त हुए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 प्राप्त हुआ। इसे ही हम विभाजन सूत्र कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि किसी बिंदुओं के बीच में मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं। जब हम मध्य बिंदु लेते हैं किसी बिंदुओं के बीच में तो ये A और B यदि बिंदु है तो इसका मध्य बिंदु, तो ये जस्ट हाफ हो जाते हैं दोनों। ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये भी अनुपात में कैसे हो जाते हैं, बराबर बराबर हो जाते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1, यानी m1 का मान भी 1 होगा और m2 का मान भी 1 होगा। तो जो हमारी स्थिति है क्या बन रही है कि हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करना है। मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए हमें m1 का मान बराबर 1 रखना होगा और m2 का मान भी 1 रखना होगा। इस स्थिति में हम जैसे ही यहाँ m1 का मान 1 और यहाँ 1 रखते हैं तो ये x1 प्लस x2 हो जाता है। ये निर्देशांक x1 प्लस x2 हो जाता है और यहाँ पे 1 प्लस 1 ये 2 हो जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे 1 रखते हैं m1 का मान और m2 का मान भी 1 रखते हैं। तो इस स्थिति में भी हम देखते हैं यहाँ पे y1 प्लस y2 हो गया और यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया। इस प्रकार से जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं वो x1 प्लस x2 बटे 2 तथा y1 प्लस y2 बटे 2 हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हमारे अंतः विभाजन की स्थिति में
निर्देशांक ज्ञात करना था और विभाजन सूत्र देखा हमने और किस प्रकार से मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है उसको देखा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।